हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नए चैप्टर में। हम देख रहे हैं यहाँ पे अमेरिकी कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, इससे पहले हमने देखी थी ब्रिटेन शासन व्यवस्था के बारे में। ब्रिटेन की जो महत्वपूर्ण कार्यपालिका हैं, ठीक है ना, बहुल कार्यपालिका, उसको समझा था। आज हम जानना है अमेरिकी कांग्रेस को। कांग्रेस जैसे भारत की संसद होती है वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है, और इस कांग्रेस के दो सदन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा हैं, वैसे ही वहाँ पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा होती है। तो इन दोनों को शामिल में कहते हैं कांग्रेस, जिसमें राष्ट्रपति शामिल होता है। अब यहाँ पे बात करें रचना और शक्तियों के बारे में, तो सबसे पहले हम इनको बाद में समझेंगे कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट कैसे बनती है, क्या योग्यता कार्यकाल शक्तियाँ होती है, लेकिन सामूहिक रूप में संसद की शक्ति कैसी होती है, क्या होती है, वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कांग्रेस की शक्तियाँ। तो कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को, जैसे कांग्रेस के अंदर द्विसदन यानी दो सदन है ना, एक सीनेट है और एक प्रतिनिधि सभा है, तो वैसे ही यहाँ पे अपनाया गया है। अब यहाँ पे ये संघात्मक व्यवस्था होने के दौरान ये व्यवस्था जरूरी हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की शक्तियाँ और उसके कार्यों के बारे में जिक्र किया गया है। इनके संविधान अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद जो फर्स्ट है, उस फर्स्ट के अंदर कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये अनुच्छेद फर्स्ट कहता है कि कार्य और शक्तियाँ किसके अंतर्गत निहित होगी, कांग्रेस के अंतर्गत। तो कांग्रेस की कार्य शक्तियों की जिक्र करें तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल में पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। तो पहला है कानून निर्माण के बारे में। कानून निर्माण शक्तियाँ, ठीक है ना, या हम बात करें सिंपल सा कि कानून निर्माण करना, क्या करना, कानून निर्माण करना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इन संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त हैं, असीमित नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस की विधायी शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 1 के उपखंड 8 के अंतर्गत किया गया है और इसमें शक्तियों का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। तो इसके अंतर्गत कांग्रेस की शक्तियाँ 3 प्रकार की है। प्रदत्त, जो उसे प्रदान की गई है, और सेकंड नंबर में वे शक्तियाँ जो उनके अंतर्गत निहित हैं, और तीसरी वे जो समवर्ती है, जो राज्यों की तरफ से छूट के उपरांत या उसके कहे अनुसार फिर वो काम करती हैं। तो इस तरह से इनकी शक्तियाँ कानून निर्माण के संबंध में पूरी तरह से ब्रिटेन की कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो है संसद, उसकी तरह पूरी तरह से तानाशाही नहीं है, यहाँ पे सीमित रखा गया है। दूसरी बात करें कानून निर्माण के उपरांत, तो चुनाव संबंधी कार्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन, अपने बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कांग्रेस है, इन कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यों में एक और कार्य और शक्ति आती है, वो है राष्ट्रपति के चुनाव। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होकर होती है, यानी वोटिंग अलग अलग होती है उनके चुनावी क्षेत्रों में, और इसके बाद जो बॉक्सेज होते हैं उनकी गणना यानी वोटिंग गणना है वो कांग्रेस के अंतर्गत होती है, दोनों सदनों के सामने। राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, प्रतिनिधि सभा के पहले 3 उम्मीदवारों से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चुनाव संबंधी कार्य के दौरान कांग्रेस का काफ़ी महत्व होता है। तीसरा काम है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य ध्यान रखेंगे। वैसे तो अमेरिका की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति और वह कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति में, लेकिन इस संदर्भ में हम देखें तो कार्यपालिका संबंधी यानी कांग्रेस जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले क्या कार्य हैं वो ये करता है। तो ध्यान रखना है, संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन कांग्रेस और उसकी जो प्रमुख सदन है सीनेट, राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों के अंतर्गत भागीदार होती है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने, संधियां करने संबंधी शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जाता है। और युद्ध की घोषणा न सिर्फ एक राष्ट्रपति अकेले अपनी इच्छा से करता है, वह कांग्रेस की सहमति से करता है। तो इस तरह से कार्यपालिका शक्ति में इनका पर्याप्त महत्व भी रहता है, प्रभाव भी रहता है। नेक्स्ट है प्रशासन का निर्देशन।
प्रशासन का नियंत्रण, प्रशासन यानी शासन व्यवस्था जिसमें नेता वगैरह यानी मंत्रीगण आ गए और सरकारी कर्मचारी भी आ गए, तो इन सब को लेकर चलने की जो व्यवस्था होती है यानी प्रशासन को चलाने के, इसको गाइडेंस देने के संबंध में, इसको कंट्रोल करने के संबंध में जो कार्य है उस संबंध में भी कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस का ध्यान रखें, कार्यपालिका विभागों में रिपोर्ट और सूचनाएं प्राप्त करने, उसके आधार पर निर्देश और नियंत्रण देने की शक्तियाँ हैं कि कौन से विभाग का कार्य कौन से मंत्री को दिया गया है, उनसे संबंधित सूचना मंगवाना, उनसे संबंधित उनको गाइडेंस करना या निर्देश देना और कंट्रोल करना, ये कार्य इनके पास होता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसी और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जाती है, उसके कार्य भी निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट जो काम है जांच पड़ताल करना, ये ध्यान रखेंगे आप, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी अनवेंशन के तौर पे हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो निर्देशन और नियंत्रण संबंधित कार्य जांच पड़ताल के अंतर्गत भी आते हैं। और कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार होता है, यानी जांच के मामले में कि कौन सी बात क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर प्रशासन में भ्रष्टाचार वगैरह हो, तो इसलिए जांच कराने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम काम को देखें तो नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश, बिल्कुल वर्तमान में बात करें अमेरिका में 50 राज्य, कितने हैं 50 राज्य। अगर कोई नया राज्य अमेरिका संघ में शामिल होना चाहता है तो उससे पहले उसे उस कांग्रेस की सहमति लेनी होगी, यानी कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक के उपरांत ही कोई भी जो नया राज्य है वो अमेरिकी संघ में शामिल हो सकता है। तो ये नवीन राज्यों को संघ में शामिल करने के संबंधित कार्य इसके पास होते हैं। नेक्स्ट बात करें वित्तीय कार्य, फाइनेंशियली बात करें तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार होता है। बजट है वो हमारे यहाँ पे जो वैसे बात करते हैं वैसे मंत्रिमंडल का ये काम नहीं होता है अपने संसद के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो बजट बनाना होता है वो राष्ट्रपति के निर्देशन में होता है। लेकिन फिर भी वित्तीय कार्य के अंतर्गत बात करें तो बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है, फाइनलाइज कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है। ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं। कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट काम देख लें 8वां, वो है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो संविधान में कांग्रेस को यह अधिकार दिया गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध के आधार पर वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अन्य किसी भी नागरिक अधिकारी को महाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है। तो यहाँ पे ये रखा गया है न्यायिक कार्य। अगर राष्ट्रपति हो या वहाँ का उपराष्ट्रपति हो या कोई प्रमुख नागरिक जो अधिकारी हो, अगर कुछ गलत कर रहा है न्याय को लेकर तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसे पद से भी हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया है वो कांग्रेस में लाई जाती है। तो काफ़ी प्रभावपूर्ण ये कार्य हैं जो कांग्रेस करती है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस की रचना कैसे होती है, यानी भारतीय संसद होती है वैसे ही हम यहाँ पे बात करें कांग्रेस। अब कांग्रेस के 2 सदन हैं जिसको हम यहाँ पे बारी बारी से समझेंगे, यानी हम इसके कार्यों को तो समझ लिए हैं। किसको समझ लिए हैं? कार्यों को। तो इनकी रचना समझ लेते हैं। इनकी रचना समझते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इजी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? पार्टीशन कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही साथ हम अमेरिका के दोनों सदनों को बारीकी से और कहते हैं कंपैरिजन में समझेंगे। तो हम सबसे पहला बात करते हैं सीनेट। एक सदन होता है सीनेट, ठीक है, और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा। अब एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें जो आपको समझने में इजी रहेगा। जिस तरह से हमारी राज्यसभा होती है वैसा ही रूप अमेरिका में है सीनेट के पास, और जिस तरह से हमारी लोकसभा है वैसा ही रूप यहाँ पे है प्रतिनिधि सभा के पास। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? द्वितीय सदन। तो ये आप क्लियरली ध्यान रखना। और ये हो गया प्रथम सदन। प्रथम
सदन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। जैसे हमारे वर्तमान में राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, वैसे वहाँ पे भी अप्रत्यक्ष रूप में ही होता था। लेकिन फिर उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई, पैसे को वगैरह लालच भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ने लगा, तो इसलिए अब एक सिस्टम रखा गया। सिस्टम ये रखा गया कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव, सीनेट के सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप में होगा। प्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानमंडलों द्वारा, किसके द्वारा होगा? विधानमंडलों द्वारा होगा। इस संबंध में आपको बताऊंगा, फिलहाल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि सीनेट के अंतर्गत चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे तो इनकी संख्या कितनी है। सीनेट के अंदर तो सदस्य होते हैं ना, द्वितीय सदन है, ये प्रथम सदन है, ध्यान रखना है। अब इनकी सदस्यता कितनी होती है आपको बता देते हैं, 100 सदस्य। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे भी चुनाव की बात करें, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे भी चुनाव यानी प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण मत पद्धति या एकल मत पद्धति, एकल मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष ही डायरेक्ट जनता है इससे रूबरू होती है, ये एक बढ़िया तरीका है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभा लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसको ये ध्यान रखना है। जैसे आप लोकसभा के उपनाम ध्यान रखिए, वैसे प्रतिनिधि सभा के नाम ध्यान रखिए। अब बात करें संख्या, किसकी बात करें? संख्या। यहाँ पे मैंने बता दिया कि 100 यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर एक राज्य से भले बड़ा हो छोटा हो, हर एक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं अमेरिका की सीनेट के अंदर। तो इस तरह से कितने सदस्य हो गए? 100। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे संख्या कोई फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि समान नहीं है। यानी बड़े राज्य हैं तो वहाँ से प्रतिनिधि संख्या ज़्यादा आएगी, अगर राज्य छोटा है तो वहाँ से संख्या कम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा जनरली। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पे जो संख्या की अगर मैं बात करूँ तो 435 है, वो फिक्स नहीं है कि किस राज्य से कितने हैं। अब यहाँ पे एक ज़रूर है कि बड़ा राज्य है तो ज़्यादा संख्या आएगी। जैसे हम बात करें न्यूयॉर्क की, ठीक है ना, तो न्यूयॉर्क में अकेले वहाँ अकेले राज्य से 45 मेंबर आते हैं। जैसे अपने यूपी से होते हैं ना लोकसभा में, ज़्यादा 81 के आसपास होता है, वैसे ही यहाँ पे बड़ा राज्य है तो ज़्यादा संख्या आएगी। ये इसमें डाउट मतलब नहीं होना चाहिए, पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व है वो असमान है संख्या और राज्य की आकृति के आधार पे। अब योग्यता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बिल्कुल एक ही झटके में सीधा क्लियर कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे योग्यता। योग्यता यानी अगर हमें बनना है सीनेट का सदस्य, किसका बनना है? सीनेट का सदस्य। तो यहाँ पे रखा गया पहली कंडीशन, या डायरेक्टली हम बात कर ले सीधा, तो 30 वर्ष वह व्यक्ति सीनेट का सदस्य बन सकता है जिसकी उम्र 30 साल है। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करें वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब? यानी ये केंद्रीय संस्था है सीनेट, लेकिन अगर यहाँ पे एक व्यक्ति है जो अमेरिका अपने न्यूयॉर्क से मान लीजिए चुनाव आना चाहता है, यानी यहाँ पे कहा गया है अगर एक व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहता है तो वह न्यूयॉर्क की ओर से आ रहा है तो न्यूयॉर्क के राज्य का सदस्य होना चाहिए, न्यूयॉर्क की नागरिकता उसे प्राप्त होनी चाहिए। यानी वह अगर न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व कर रहा है सीनेट के अंदर तो न्यूयॉर्क का ही नागरिक होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन बताई गई है
कि वह कम से कम 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। यानी जो व्यक्ति सीनेट का सदस्य बनना चाहता है वह 9 वर्ष से यूएसए का निवासी हो। तो ये हो गई यहाँ पे सीनेट की योग्यता। सीनेट की योग्यता मतलब सीनेट के सदस्य की, सीनेट के सदस्य की, अगर कोई सीनेट का सदस्य बनना चाहता है तो। अब बात आती है यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का अगर सदस्य बनना है तो सदस्य योग्यता क्या है, तो आपको बता देते हैं। अगर एक व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उम्र कितनी होती है, हाँ 25 वर्ष। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरी हम यहाँ पे बात करें, वो भी अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए, अमेरिका का। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे अमेरिका का नागरिक 9 वर्ष से होना चाहिए, 9 वर्ष से वो अमेरिका में रह रहा हो। तो इसी तरह प्रतिनिधि सभा की अगर बात करें तो प्रतिनिधि सभा में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा हो, सैनिक पदाधिकारी ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे 25 वर्ष 30 वर्ष, यहाँ पे ये आपको वैसे मैं यहाँ नोट करवा ही देता हूँ। उसी राज्य का नागरिक हो जहाँ की प्रतिनिधित्व करना है, यानी ये कॉमन हो गई। लास्ट पर ये जो बात है वो कॉमन हो गई। फर्क ये 30 वर्ष 25 वर्ष। सीनेट का सदस्य बनना है तो 9 सालों से रह रहा हो, प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनना है तो 7 सालों से अमेरिका में रह रहा हो। दोनों की यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी, क्या योग्यता। अगर मेंबर बनना है प्रतिनिधि सभा का या सीनेट का तो ये योग्यता होगी। अब कार्यकाल, बिल्कुल सीनेट का कार्यकाल कितना है, तो आपको बता देते हैं। सीनेट जो होती है जैसे अपनी राज्यसभा, वह एक स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, तो इस दौरान इनके जो सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 6। इस तरह से 2/3 सदस्य, यहाँ पे 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं और नए आते हैं। यानी जिस तरह से कार्यकाल पूरा होता जाता है एक सदस्य का 6 वर्ष, तो इस तरह से चुनाव होते हैं। 1/3 सदस्यों का वापस निर्वाचन होता है, नए आते हैं, पुराने रिटायर्ड हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब हमारे सामने बात आती है कि ये कैसा सदन है, स्थायी। आपकी अगर पता होगा, हमारी जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्षीय है। और उसमें भी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और नए सदस्य हैं वह पद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मैं कार्यकाल बता देता हूँ। यहाँ का कार्यकाल स्थायी हो गया लेकिन सदस्य 6 वर्ष के होते हैं। अब प्रतिनिधि सभा का, तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य का जो कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पे कार्यकाल होता है 2 वर्ष। कितने वर्ष होता है, 2 वर्ष। यहाँ पे दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, 6 वर्ष हैं, और वापस 6 वर्ष नहीं, दोबारा चुनाव हो सकता है, दोबारा हो सकता है। तो दोबारा सदस्य होने के ऊपर कोई रोकथाम यानी रोकथाम नहीं है, रोकथाम नहीं है। समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करें अधिकारी, तो यहाँ का एक सभापति होता है। क्या होता है, सभापति। सीनेट का एक सभापति होता है और एक होता है उपसभापति। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं अधिकारी, तो अधिकारी के अंदर एक तो होता है स्पीकर यानी अध्यक्ष, एक होता है वॉइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष,
इनका चुनाव अपने सदस्यों में से ही होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सीनेट का सभापति होता है, सीनेट का जो अध्यक्ष होता है, वह सीनेट का सदस्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीनेट का जो सभापति होता है ना, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो इलेक्शन लड़ता है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उस दौरान वह उपराष्ट्रपति बनता है। तो उसे कार्यभार दिया है सीनेट की नियंत्रण कंट्रोलिंग करने का। अब यहाँ पे वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकता, न वोट दे सकता है, क्योंकि वह यहाँ का सदस्य नहीं होता। लेकिन जैसे अपने राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, वैसे ही यहाँ की बात होती है। अब यहाँ की ये व्यवस्थित काम होता है, नियंत्रण करना, व्यवस्थापन संबंधी कार्य यहाँ के अध्यक्ष के पास होती है। ये आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सीनेट प्रतिनिधि, राज्यसभा, लोकसभा, वैसी ही बात है यहाँ पे। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जगह चीज़ें रहती है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी शक्तियाँ क्या है, ये क्या डिफरेंसेज है, वो मैं बताना चाहूँगा। वैसे अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब इनके बारे में हम शक्तियों को देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमारी राज्यसभा के पास क्या पावर है और लोकसभा के पास क्या पावर है। वैसे ही रियल सेम टू सेम तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो सीनेट है वह बाकी देशों की द्वितीय सदन में सर्वाधिक पावरफुल है। तो इस तरह से इनकी शक्तियों की तुलना अगर हम करें अपनी राज्यसभा से तो बिल्कुल अलग है। तो बात करें हम साधारण विधेयक पर, तो साधारण विधेयक की अगर बात करें तो साधारण विधेयक आप सीनेट में लेके आइए सबसे पहले, या प्रतिनिधि सभा में किसी में भी ले आ सकते हैं। और साधारण विधेयक को पास करने में दोनों की बराबर भूमिका होती है। हमारे यहाँ पे जिसे है वैसे नहीं, कोई प्रस्ताव अगर सीनेट में आया है साधारण विधेयक, तो यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ से पास होने के बाद वह अध्यक्ष के पास साइन के बाद जाता है। लेकिन दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ के 3 और यहाँ के 3 सदस्यों को शामिल करके फिर इसका फैसला किया जाता है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर। संवैधानिक विधेयक, ठीक है। तो संवैधानिक विधेयक सबसे पहले आप सीनेट में लेके आइए या फिर प्रतिनिधि सभा में, किसी में भी लाइए। अगर पहले संविधान संशोधन विधेयक अगर प्रतिनिधि सभा में लाया है तो यहाँ से वही प्रक्रिया जिससे पास होता है, पास होने के बाद सीनेट में जाएगा और सीनेट में भी पास होगा तभी वह मान्य होता है। इस तरह से ध्यान रखना है कि संवैधानिक विधेयक में दोनों की सहमति और दोनों को पावर बराबर हैं। अब बात करते हैं वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक। वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ पे लाया जाता है? प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है, और इसके बाद यहाँ से पास होने के बाद इधर आता है और यहाँ पर उसको पास किया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है कि ये नहीं कि उसको 14 दिन में ही पास करना चाहिए, या इसका प्रस्ताव यहाँ पे आया है तो वो अपनी मर्जी से बदलाव कर दें, नहीं। क्योंकि आपको बता देते हैं बजट निर्माण का जो कार्य यानी बजट है किसके निर्देशन में पूरा होता है, अपने राष्ट्रपति के। तो इसके बाद उसको पास करने का कार्य सिर्फ दिया जाता है इनको। तो इसलिए जो वो विधेयक है वो सबसे पहले यहाँ पे आता है। और जो विधेयक होते हैं वो अपने यहाँ पे तो सरकारी और गैर सरकारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी विधेयक गैर सरकारी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो कांग्रेस के नहीं होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पे फ़र्क, ये विधेयक यहाँ पे सबसे पहले आएगा, यहाँ से पास हो जाने के बाद यहाँ पे आएगा। यहाँ से संशोधन करना है तो संशोधन के बाद इनको वापस प्रस्ताव भेज सकते हैं, संशोधन मान्य होगा और प्रस्ताव पास हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा
कहते हैं ना अलग शक्ति पावर नहीं है, दोनों को बराबर है। सिर्फ वित्त विधेयक में थोड़ा पावर है कि वो विधेयक पहले प्रतिनिधि सदन में ही आएगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। नहीं है कन्फ्यूजन तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब एक बात करते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति राज्य अपने सीनेट में गणपूर्ति होती है बहुमत। क्या होती है? बहुमत। यानी कोई भी विधेयक पर प्रस्ताव लेना हो तो गणपूर्ति कितनी होगी? 100 सदस्य है तो गणपूर्ति होती है 51। बहुमत अगर होगा तभी उस पर वाद विवाद या उस प्रस्ताव पर कोई अमल या फैसला लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है, जहाँ पे बहुमत क्लियर है, समझ में आ गया होगा। और अब बात करें, एक शब्द है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिलीबस्टर क्या है? क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था अपने स्टूडेंट में से, तब मैंने उसको बताया था, इसलिए वापिस याद आ गया कि फिलीबस्टर क्या है। तो फिलीबस्टर नाम थोड़ा अलग होगा। ये भी हो सकता है। तो फिलीबस्टर को आप नोट कर दीजिए कि इनकी जो सीनेट यानी कांग्रेस है, दोनों मिलाकर कांग्रेस है, तो कांग्रेस के अंतर्गत जो अधिवेशन चल रहा हो, कोई काम या किसी विधेयक पर फैसला लेना हो, तो उस कांग्रेस के किसी काम में देरी लाना हो या किसी विधेयक को पास न करवाना हो या कांग्रेस के कार्यों में देरी लाने के लिए, किसी विधेयक को रोकने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उनके सदस्यों के द्वारा, वो कहलाता है फिलीबस्टर या बटसर, जो भी आप कहें नाम, ठीक है ना। तो फिलीबस्टर का मतलब ये है कि कांग्रेस की कार्यवाही को रोकना, उसके कार्यों में देरी लाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उनके द्वारा, वो कहलाता है फिलीबस्टर। अब गैरीमैंडरिंग एक वर्ड और है। गैरीमैंडरिंग ये एक तरीका है, अगर कोई प्रतिनिधि सदन ही है जो प्रभावशाली है और उस दौरान चुनाव होता है, तो उस प्रतिनिधि दल के द्वारा गैर कानूनी तरीके से राजनीति में वोट या जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो अपनाया जाता तरीका है वो कहलाता है गैरीमैंडरिंग। यानी यह एक तरह से धांधली है, या एक तरह से इनके कांग्रेस के प्रति बीमारी की तरह इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रतिनिधि जो दल होता है वह गलत उपयोग करना चाहता है। गैरीमैंडरिंग ये एक गैरी सर की शुरुआत के कारण से ही हुआ था, ये वर्ड उस समय से हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ये हुआ था 1814 में एल्ब्रिज गैरी के द्वारा। तो इस तरह से अमेरिकी राजनीति में गैरीमैंडरिंग एक दूषित तत्व है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता, ये प्रक्रिया में शामिल हो गया है। तो अब बताइए छात्रों की आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें थी तो मैंने इस एक ही वीडियो में क्लियर कर दी है, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। ओके, तो ये फ्रेंड्स एंड गाइस, अब दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसे समझने कोई सुझाव या टिप्पणी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अदरवाइज मुझे फेस टू फेस या कॉलेज में मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।